नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस का प्री के लिए जो टेस्ट 4 है, 4th नंबर का है, उसे डिस्कस करेंगे। यह है दोस्तों जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ जो त्रुटि रहने के जो चांस रहते हैं वो अभी आपसे अवेयर हो जाओगे उनसे और वो दूर कर लोगे। जो वहाँ गलतियाँ होंगी वो यहीं हो जाएंगी, तो जो चांसेस हैं जो सिलेक्शन के जो फाइनली टेस्ट में दोस्तों जो एग्ज़ाम में उसमें आपके कई गुना बढ़ जाएंगे और आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आंसर नहीं निकल पाएगा। अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को कुछ उसके जो कीवर्ड हैं वो मिस कर दिए तो आपसे कहीं ना कहीं आंसर में भी भूल होना निश्चित है। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को बहुत आराम से और इजीली समझें और रीड करें। तो इसका जो पहला कथन है वो है दोस्तों, इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। सी है, इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। डी है, इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। साथ ही 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसलिए दोस्तों जो कथन बी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2, संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कूट के माध्यम से सही उत्तर चयन करें। पहला है दोस्तों, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। दूसरा है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन नंदलाल बोस द्वारा किया गया। तीसरा है दोस्तों, एलन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। चौथा है, मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो देखते हैं इसमें से दोस्तों कौन कौन से कथन करेक्ट हैं। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों डी, क्योंकि संविधान सभा में HBR आयंगर को सचिव नियुक्त किया गया था, जबकि LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण बैल द्वारा किया गया और मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार कथन 1 और कथन 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, इसके चारों ओर धुंधले वलय विद्यमान हैं। दूसरा है, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। थर्ड है, इसकी मध्य रेखा अपने कक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाती है। फोर्थ है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से किस ग्रह की हैं। ए है अरुण, बी है वरुण, सी है शनि, डी है बृहस्पति। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जो सभी विशेषताएं दी गई हैं उपयुक्त वो दोस्तों अरुण की हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 4th, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। ए है PR देशमुख, बी है आइवर जेनिंग्स, सी है N श्रीनिवासन, डी है ग्रेनविले आस्टिन। तो 4th का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि बहुत से लोगों ने भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा। इसी क्रम में N श्रीनिवासन का कहना था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। तो वहीं दूसरी तरफ आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5th, नीचे दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर रखा गया है। तो अभिकथन ए, विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। इसका कारण आर, यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है पाँचवें का वो है दोस्तों सी, क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6। प्राथमिक यानी कि पी तरंगें भूकंपी तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है प्राथमिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। दूसरा है यह तरंगें ठोस तरल और गैस माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। थर्ड है इन तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है। चौथा है इन तरंगों की गति सबसे अधिक द्रव्य होती है। तो इसका सही दोस्तों जो आंसर है वो है डी, क्योंकि प्राथमिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। इन्हें अनुलंब या संपीड़न तरंगें भी कहा जाता है। यह तरंगें ठोस द्रव तथा गैस माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। प्राथमिक तरंगों की गति ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। पी एवं एस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 7th। अफ्रीका महाद्वीप की कौन से देश से लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है दोस्तों मिस्र, दूसरा है सूडान, तीसरा है इथोपिया, चौथा है जिबूती, पांचवा है इरिट्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती लाल सागर की सीमा को स्पर्श करते हैं। इथोपिया लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 1 नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्ज नदी के मुहाने पर अपमान करता है। ए है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 1826 में यानडुवी की संधि के पश्चात बहुत से अंग्रेज व्यापारिक बर्मा के दक्षिणी तट और रंगून में बस गए थे, परंतु उनके दुर्व्यवहार के कारण शेफर्ड और लुइस नामक 2 अंग्रेजी कप्तानों पर बर्मा सरकार ने भारी जुर्माना लगाया। इसके पश्चात इन अंग्रेजों ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक शिकायती पत्र लिखा। तब डलहौजी ने ब्रिटिश गौरव प्रतिष्ठा की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्ज नदी के मुहाने पर अपमान करता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिर 9। आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। दूसरा है यह युद्ध 1816 की सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ, जो 1816 में हुई सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस प्रकार दोस्तों जो कथन पहला है वो गलत है, जबकि दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10। शिक्षा के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है दोस्तों 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। दूसरा है दोस्तों सरकार ने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तीसरा है वुड डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। चौथा है 1856 में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में की गई, जबकि बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ 1906 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा तो उसने फरवरी 1913 के प्रस्ताव से अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोस्तों कथन जो पहला है और तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 11। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। दूसरा है दोस्तों 1879 ईस्वी में
थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। तीसरा है 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के समीप अडियार में स्थापित किया गया। चौथा है थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। ये लोग 1879 ईस्वी में भारत आए और मुंबई में इसका कार्यालय खोला। इसके बाद 1882 में सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के पास अडियार में स्थापित किया गया, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता का चरम सीमा है। ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है अरविंद घोष, सी है महात्मा गांधी, डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गांधी जी के संबंध में सही नहीं है? यहाँ दोस्तों नहीं पे बहुत फोकस करना है, सही, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट सही पढ़ लेते हैं, नहीं को स्किप कर देते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो ये है गांधी जी 1896 में कुरलैंड जहाज से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचे। बी है गांधी जी ने ग्रीन पेम्पलेट नामक एक पुस्तिका लिखी थी। सी है 1906 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। डी है मनसुख लाल नागर इंडियन ओपिनियन पत्र के अवैतनिक संपादक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का वो है सी, क्योंकि गांधी जी ने 1906 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसके अवैतनिक संपादक मनसुख लाल नागर थे, किंतु संपादन का सारा भार गांधी जी पर ही था। वह समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती तथा तमिल भाषा में निकलता था। इस प्रकार दोस्तों जो कथन सी है वो गलत है, जबकि अन्य कथन सभी सही है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 14, क्योंकि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन और एक को कारण कहा गया है। तो ये है दोस्तों कभी कथन, मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसका कारण है दोस्तों इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किए जाने का प्रस्ताव था। अब दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें एक प्रावधान यह किया गया था कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। साथ ही इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन किए जाने, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किए जाने तथा वर्तमान में वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाने का प्रावधान किया गया था। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया क्योंकि वह भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इसलिए दोस्तों जो अभिकथन ए और इसका कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अमेरिका राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निचला सदन को भंग नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 का बी, क्योंकि अमेरिका एक संघीय राज्य है जहां राष्ट्रपति सरकार की अवधारणा है। यहाँ राष्ट्रपति मुख्य वास्तविक कार्यकारी होते हैं, परंतु राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और ना ही उनके पास कांग्रेस में सदस्यता होती है। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार दोस्तों जो कथन पहला है वो गलत है, जबकि दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है? ए है रोमेश थापर केस 1950, बी है ए के गोपालन केस 1950, सी है चंपकम
टोराय राजन केस 1951 ए है। डी है दोस्तों शंकरी प्रसाद केस 1951। सॉरी दोस्तों यहाँ क्या है, डी की जगह ये था इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि रोमेश थापर केस 1950 जिसे चौराहे का केस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) का के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है और यह स्वतंत्रता परिसंचरण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है 70। इसमें दोस्तों सूची दी गई है फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको दोस्तों मैच कराना है। इसमें संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं सूची सेकंड में। तो दोस्तों इसमें से देखना है किसका किससे सही मैचिंग है। तो पहले सूची में भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 30 दिया गया है। वहीं सूची सेकंड में जो प्रावधान है वो वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद है। दूसरे नंबर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। तीसरा है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो इसका जो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि भारतीय संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में और संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में, वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद भाग 12 में तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम का वर्णन भाग 13 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18। समय समय पर चुनाव सुधार तथा चुनाव में खर्चे से संबंधित अनेक समितियां गठित की गईं। निम्न में से कौन सी समिति गैर सरकारी समिति थी? ए है दिनेश गोस्वामी समिति, बी है JS वर्मा समिति, सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी है तारकुंडे समिति। तो जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि दिनेश गोस्वामी समिति 1990 चुनाव सुधार के लिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर सुझाव के लिए, JS वर्मा समिति 2013 आपराधिक कानून में संशोधन पर विचार के लिए गठित की गई थी। यह सभी समितियां सरकार द्वारा गठित की गई थीं, परंतु तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में किया गया था, जो चुनाव सुधार से संबंधित थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत की, अतः दोस्तों यह एक गैर सरकारी समिति थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां। नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 106(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा है अनुच्छेद 105(1) में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो जो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसे सांसदों या विधायकों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात कही, जबकि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 106 में किया गया। इस प्रकार दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 20। इसमें कहा गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व 2 या 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। दूसरा है इनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को जब दुराचरण एवं असक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि जो सतर्कता आयोग का गठन किया गया वो 1964 में किया गया केंद्र सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इन्हें दुराचरण व असक्षमता के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होते हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान है। इस प्रकार कथन 2 और कथन 3 सही है, जबकि कथन 1 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जिसे नागरिकता संशोधन नियम 2024 के द्वारा क्रियान्वित किया गया है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही अधिनियमित हो गया था। बी है यह 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करता है। सी है इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। डी है यह अधिनियम उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहाँ इनर लाइन परमिट लागू है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 जिसे 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया, यह अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। यहाँ कथन सी गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जबकि अन्य सभी कथन करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है वो है 22। तो 22 में क्या कहा गया है? अभी हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंसी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया। दूसरा है अग्नि 5 हथियार प्रणाली में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए। तीसरा है एवियोनिक्स प्रणालियों में संचार, नेविगेशन एवं कई प्रणालियों का प्रदर्शन और प्रबंधन की शामिल है। चौथा है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि मार्च 2024 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जिसे मिशन दिव्यांशास्त्र नाम दिया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस मिसाइल में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर लगे हैं। यह सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन के पास ही MIRV तकनीक वर्तमान में है। इस प्रकार सभी कथन दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 23। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये है वो है इस संशोधन में प्रावधान है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। बी है इसके अनुसार बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वह है जो मृदा और भराव क्षेत्र जैसे विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बिना कोई माइक्रो प्लास्टिक छोड़े पूर्ण रूप से नष्ट होने में सक्षम है। सी है इस संशोधन के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक से तात्पर्य जल में अभिलय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिनका आयाम 1 माइक्रोन और 500 माइक्रोन के बीच है। डी है इस संशोधन नियम के अनुसार डिस्पोजल प्लास्टिक उत्पादकों के निर्माता के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल के रूप में लेबल करना अधिक कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों जो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक का तात्पर्य जल में अभिलय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच है। इस प्रकार दोस्तों कथन सी है वो गलत है, जबकि अन्य कथन करेक्ट है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 24 नंबर का। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है इस अलायंस के लिए 2023 और 24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है। दूसरा है इस अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। तीसरा यह पहल 8 प्रमुख बिग कैट्स प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक
5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजट समर्थन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। यह पहल 7 प्रमुख कैट प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, प्यूमा है और चीता शामिल हैं। इस प्रकार दोस्तों जो कथन तीसरा है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। शैवालों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है शैवाल एम्फ्रियो फाइटा वर्ग में आते हैं। दूसरा है शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित और भ्रूण रहित होते हैं। तीसरा है उडोगोनियम एक ऐसा शैवाल है जो अधिपादक के रूप में दूसरे पौधों पर उगता है। चौथा है प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर उगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शैवाल थैलोफाइटा जगत में आते हैं। थैलोफाइटा उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन बंडल अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार कथन एक गलत है, जबकि अन्य सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 26। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है मानव अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों का बना होता है। दूसरा है कंकाल ऊतकों में उपास्थि अर्थात कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतकों के समान भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि मानव का कंकाली ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है, उपास्थि अर्थात कार्टिलेज एवं अस्थि। कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतक के समान भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होता है तथा अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्य कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। इस प्रकार दोनों कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 27। अभी हाल ही में हांगकांग तथा सिंगापुर ने भारत के दो मामले ग्रुप MDH तथा एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मसाले में किसकी मिलावट के कारण लगाया गया? ए है एथिलीन ऑक्साइड, बी है एथिलीन फास्फाइड, सी है एथिलीन हाइड्रोक्साइड, डी है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि हांगकांग तथा सिंगापुर द्वारा भारतीय मसाला MDH तथा एवरेस्ट ग्रुप के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध एथिलीन ऑक्साइड की मिलावट के कारण लगाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड एक जीवाश्म ईंधन उत्पाद है। इसके कई यानी कि सब प्रोडक्ट है। इसके कई औद्योगिक प्रयोग हैं। इसमें मसालों का फ्यूमिगेशन भी शामिल है। यह एक औद्योगिक रसायन तथा कीटनाशक है। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 कार्सिनोजेन घोषित किया है, इसलिए दोस्तों बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन है 28। मच्छरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मच्छर की एडिज एल्बोपिक्टस प्रजाति पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया रोगों का भाग है। दो है मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस तथा जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे रोग का भाग है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है ए, क्योंकि मच्छर की कई प्रजातियां अनेक रोगों की भाग हैं, जिसमें से एडिज एल्बोपिक्टस प्रजाति, जिसे टाइगर मच्छर की संज्ञा भी दी जाती है, के द्वारा पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु का भाग होता है, जबकि क्यूलेक्स प्रजाति जापानी इंसेफेलाइटिस रोग की भाग है। इस प्रकार दोस्तों जो कथन पहला है वो सत्य है, जबकि कथन 2 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29। इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए। कथन है ए, वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। कारण है वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाती हैं तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं, क्योंकि उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। परंतु जब वायु की उपस्थिति में वही वस्तुएं ऊपर से गिराई जाती हैं तो भारी वस्तु पहले और हल्की वस्तु बाद में पृथ्वी पर पहुंचेंगी, क्योंकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 30।
पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। दूसरा है, शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है, जबकि शीतकाल में वह तेज चलती है, क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल घट जाता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगें नहीं। बी है, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। सी है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। डी है, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है तथा अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। बाकी के दोस्तों जो कथन सी है वो गलत है, इसके अलावा दोस्तों सभी कथन सत्य है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 32, पल्लव वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा नामक शासक को माना जाता है। दूसरा है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता था। तीसरा है, पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय से हुआ। 4 है, विष्णु को पहले पल्लव शासक हैं जिनका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा नामक शासक को माना जाता है। पल्लवों ने नागवंशी शासकों को हराकर कांची पर अपना अधिकार स्थापित किया, जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय से हुआ। इस संघर्ष का मूल कारण कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब था। विष्णु को पहला पल्लव शासक है जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। इस प्रकार चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्रण होता है। दूसरा है, कांसा, शीशा तथा टिन के मिश्रण से बनता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि कांसा तांबा तथा टिन के मिश्रण से बनता है तथा इसका उपयोग मूर्तियों, जहाज, सिक्कों का निर्माण होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील का में लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। इस प्रकार दोस्तों कथन पहला है वो सही है जबकि कथन 2 गलत है। अगला है 34, हैंसांग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है, हैंसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, जिस समय वह कश्मीर पहुंचा वहां कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन शासक था। तीसरा, इसके यात्रा वितरण CUK में 138 देशों का वर्णन है। चौथा है, हैंसांग के वितरण के अनुसार भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि चीनी यात्री हैंसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, मोक्षदेव, यानदेव आदि उपनामों से जाना जाता है। 629 से 30 ईस्वी में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और सबसे पहले यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। जब वह कश्मीर पहुंचा तो उस समय कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन शासक था। इसने अपना यात्रा विवरण CUK नाम से लिखा, जिसमें वह बताता है कि कनिष्क ने चीनी राजकुमारों को अपने यहाँ बंधक के रूप में रखा था तथा भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इस प्रकार चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 35, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गरुण स्तंभ लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत एवं वासुदेव को देवस के नाम से संबोधित किया है। दूसरा है, इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य, दम यानी आत्म निग्रह, त्याग और अप्रमदा सतर्कता का उल्लेख मिलता है। तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि यूनानी शासक एंटियालकिडस ने
तक्षशिला के निवासी हेलियोडोरस को राजदूत बनाकर विदिशा के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा। हेलियोडोरस ने वहां पर गरुण स्तंभलेख तथा विष्णु का मंदिर स्थापित करवाया। गरुण स्तंभलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत एवं वासुदेव को देवस के नाम से संबोधित किया है। इस स्तंभलेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य, दम यानी कि आत्म निग्रह, त्याग और अप्रमदा यानी कि सतर्कता का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों कथन सही है। तो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 36। सल्तनत काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ दोस्तों गलत कथन का पुष्टि करनी है। ए है मुशर्रफ मुमालिक यानी कि महालेखाकार प्रांतों व अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। बी है मुस्तौफी मुमालिक यानी कि महालेखा परीक्षक राज्य की आय की जांच करता था। सी है मुशर्रफ मुमालिक तथा मुस्तौफी मुमालिक को दीवान बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। डी है फिरोज तुगलक ने सुल्तान की प्रत्यक्ष आय से संबंधित एक विभाग दीवान इमलाक की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि मुशर्रफ मुमालिक तथा मुस्तौफी मुमलिक को दीवान बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक काल में। इस प्रकार दोस्तों कथन सी है वो गलत है, जबकि अन्य सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन 37। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की जो चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप में परिवर्तित कर लागू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उनके संबंध में कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना। दूसरा है राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना। तीसरा है एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना। चौथा है राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना। तो जो 37 का जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि अकबर ने चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में लागू किया, किंतु अकबर ने इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप में परिवर्तित कर लागू किया। मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे अकबर के निम्न उद्देश्य थे: राज्य को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना, राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना, राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना तथा एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 38। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था, और दूसरा है दोस्तों इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में दिल्ली में हुआ। इस मकबरे का वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित है। चारवाक पद्धति का प्रयोग पहली बार इसी मकबरे के निर्माण में हुआ। इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 11 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया। इस प्रकार दोस्तों ये कथन पहला है वो सही है, जबकि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है 39। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। दूसरा है इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर तथा आइसलैंड दूसरे स्थान पर है। तीसरा है इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। चौथा है इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व के सबसे नाखुश देश के रूप में सबसे निचले स्थान पर यानी 143वें पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः डेनमार्क और आइसलैंड का है। इस प्रकार दूसरा कथन गलत है, जबकि अन्य सभी कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा इससे संबंधित मजदूरी दर में हुए हाल ही में परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मनरेगा कार्यक्रम सन 2006 में लागू किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तीसरा है इस योजना के तहत अब सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलेगी।
चौथा, मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि मनरेगा कार्यक्रम 2006 में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त श्रम रोजगार प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बनी रहे। 27 मार्च 2024 को मनरेगा योजना के वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत अब सबसे अधिक 374 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा राज्य में मिलेगी, जबकि सबसे कम 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों कथन थर्ड है वो गलत है, जबकि अन्य कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 41। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवांशम नहीं मिलते। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि प्रश्न का दोनों कथन दोस्तों सही हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, अतः इसमें जीवांशम नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को इस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। दूसरा है, पीएम सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। नंबर 3 है, उसके तहत 10 लाख रुपए तक व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। इसके माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को 15 लाख तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 43। भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्न कथनों पर कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। दूसरा है, 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। तीसरा है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। चौथा है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई तथा अहमदाबाद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 43 का वो है बी, क्योंकि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके की गई। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि किसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में है। इस प्रकार दोस्तों कथन 2 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44। अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिम बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ रुपए का बी है। इस बजट के कुल व्यय में से लगभग 76.69% हिस्सा राजस्व खाते पर व्यय होने का अनुमान है। सी है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 2.5% रहने का अनुमान है। डी है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.01% रहने का अनुमान है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपए की अंतरिम बजट अनुमान संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें से लगभग 76.69% हिस्सा राजस्व खाते पर जबकि 23.31% हिस्सा पूंजीगत खाते पर व्यय करने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 2.0% रहने का अनुमान है। इस प्रकार दोस्तों कथन सी गलत है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 45। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के संबंध में कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों योजना दी गई है, एक तरफ आवंटित बजट करोड़ में। तो पहली जो योजना है वो है जल जीवन मिशन, इसके लिए क्या 22,000 करोड़ रुपए हैं। फिर दूसरी है बी पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए क्या 4,867 करोड़ है। फिर तीसरी है सी पीएम ग्राम्य सड़क योजना, इसके लिए क्या 3,668 करोड़ रुपए हैं क्या।
फिर डी है सर्व शिक्षा अभियान, इसके लिए क्या 21,310 करोड़ रुपए हैं। तो ये 45 का करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में प्रमुख योजनाओं के लिए अलग अलग राशि आवंटित की गई है, जो इस प्रकार है। सर्व शिक्षा अभियान इसके लिए 21,300 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपए तथा पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए। इस प्रकार दोस्तों जो युग्म बी है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला आता है 46। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दूसरा, जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। रॉक फास्फेट तथा जिप्सम दोनों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस प्रकार दोनों में से दोस्तों पहला कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों शिखर है, एक तरफ उनकी अवस्थिति है। ए है सैंडल पिक, क्या जो उत्तरी अंडमान में है। दूसरा है दोस्तों बी माउंट हैरियट मध्य अंडमान में है। सी माउंट कोयब दक्षिणी अंडमान में है। डी माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई पर्वत शिखर हैं, जिनमें से सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में तथा माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अतिरिक्त माउंट डिओबोलो मध्य अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 48। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। दूसरा है दोस्तों पासी घाट के निकट इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं। तीसरा है धनसिरी तथा कपिली नदियां ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से आकर मिलती हैं। भारत में प्रविष्ट होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्षांशीय नमन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। यह भारत में प्रविष्ट होने से पहले यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिकी कारण तरुण हिमालय का अक्षांशीय नमन है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी तथा जिया बरेली नदियाँ इसमें दाईं ओर से और धनसिरी, कपिली, देसांग नदियाँ इसमें बाईं ओर से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आता है 49। इनमें कहा गया है निम्न में से कौन सा यंत्र दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। ए है ई पेज, दूसरा बी है ई नोज, सी है ई कार्बोरेटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि ई नोज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नोज एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। इसका विकास नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तथा प्रगत संगठन विकास केंद्र सीडेक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50। निम्न में से उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। पहली है दोस्तों कोलंबिया नदी, दूसरी है सैक्रामेंटो नदी, तीसरी है सैन जोक्विन नदी, 4 है कोलोरेडो नदी। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि कोलंबिया नदी, सैक्रामेंटो नदी तथा सैन जोक्विन नदी प्रशांत महासागर में गिरती हैं, जबकि कोलोरेडो नदी का मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। दूसरा, जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इसमें से उपरोक्त में से कौन से कथन दोस्तों सत्य हैं? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है, इसलिए दोस्तों कथन एक सही है जबकि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से किस एक नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है। ए है कालीबंगा, बी है कोलडियावा, सी है संगनकल्लू और डी है ब्रह्मगिरी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है। यह कर्नाटक में मैसूर के पारा बेल्लारी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53।
3 रंगभेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित है। दूसरा है रंगभेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। तीसरा है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से ही था। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से ही था। अतः प्रश्नगत दिए गए सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 54 युक्त ये जिले के अधिकारी। पहला है अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? ए है युक्त, बी है अग्रहारिक, सी है प्रादेशिक और डी है राजयुक्त। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजयुक्त राजस्व विभाग के साथ ही न्यायिक कार्य भी देखते थे। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। फिर अगला क्वेश्चन है 55 हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका निर्माण इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। दूसरा है श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी, क्योंकि दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। इस मकबरे का नक्शा 1560 के दशक में मीरक मिर्जा गियास द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए है कालीघाट, बी है पहाड़ी, तीसरा है सी कांगड़ा, डी है राजस्थानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है 57 भारत में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ए है अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के मध्य, बी है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य, सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य, डी है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य। तो करेक्ट आंसर है सी, भारत में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने वाला युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। पहला था दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक। दूसरा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 तक। अगला क्वेश्चन है 58 इलबर्ट बिल विवाद को लेकर निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किस एक ने वर्ष 1884 ईस्वी में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड बेंटिक। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों बी, इलबर्ट बिल विवाद को लेकर लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1884 ईस्वी में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व त्यागपत्र दिया था। इलबर्ट बिल का उद्देश्य जाति भेद पर आधारित समस्त न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है 59 निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कि जिसको मिसमैच है? पहला ए देवबंद आंदोलन क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है? दूसरा है आत्मसम्मान आंदोलन क्या तमिलनाडु से संबंधित है? तीसरा है तारकेश्वर आंदोलन क्या बंगाल से संबंधित है? डी है मानव धर्म सभा क्या राजस्थान से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों डी, क्योंकि मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत गुजरात में हुई थी। और बाकी दोस्तों जो सभी युग में वो सही सुमेलित हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों 60 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित युगों में कौन सा एक बेमेल है, यानी कि मिसमैच है? कांग्रेस अधिवेशन दे रखे एक तरफ उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। ये है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। बी है नासिक 1950 में हुआ था, उसके अध्यक्ष क्या पुरुषोत्तम दास थे। सी है जो मद्रास में 1927 में हुआ था, उसके अध्यक्ष क्या एम.ए. अंसारी थे। चौथा है डी कानपुर में हुआ 1925 में, उसके अध्यक्ष क्या महात्मा गांधी थे। तो इसका जो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। प्रश्न दिए गए अन्य सभी युगों में सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 61 माइक क्या है? ए है बाघों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, बी है एक सींग वाले गैंडे की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, सी है नीलगिरी तार की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, डी है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का कार्यक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि माइक यानी कि मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में 2003 में हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 62
संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? पहला, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। थर्ड है भारत के नियंत्रक महालेखाकार के वेतन एवं भत्ते। 4 है भारत के महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते। 5 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि भारत के जो महान्यायवादी का वेतन और भत्ता है वो संचित निधि पर भारत व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 63, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले है इसमें अफजल खां से संघर्ष, दूसरा है पुरंदर किला विजय, तीसरी है सूरत की प्रथम लूट, चौथा है कोंकण विजय। तो इसका 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि पुरंदर किला विजय 1654 ईस्वी में हुई, कोंकण विजय 1657 ईस्वी में हुई, अफजल खां से संघर्ष 1659 ईस्वी में हुआ और सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर। इसमें सूची फर्स्ट के अंतर्गत राजवंश है, सूची सेकंड के अंतर्गत उनके संस्थापक से मैच कराना है। ए है दोस्तों आर बीडू वंश, दूसरा है बी है उत्पल वंश और सी है कारकोट वंश, डी है सातवाहन वंश। इनके संस्थापक हैं दुर्लभवर्धन, तिरुमूल, शिमुख, अवंती वर्मन। तो इनकी जो करेक्ट मैचिंग है वो है दोस्तों कोट बी में, यानी कि जो आर बीडू वंश है उसके जो संस्थापक है वो तिरुमल है और जो उत्पल वंश है उसके अवंती वर्मन है, कारकोट वंश के दुर्लभवर्धन है, सातवाहन वंश के शिमुख है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 65। इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है दोस्तों ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। कारण है इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, क्योंकि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। इसका कारण इसमें बने छोटे छोटे छिद्रों का केस नली की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर। देखना है कौन से सही दोस्तों मैच है, कौन सा मिसमैच है। एक तरफ दोस्तों लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण है और दूसरा दोस्तों उनके देश हैं। तो पहला है जो ओमसमुंड है वो स्वीडन से संबंधित है क्या, दूसरा है प्रोक्यूरेटर प्रणाली है वो क्या पोलैंड से संबंधित है, और तीसरी है दोस्तों प्रशासनिक न्याय प्रणाली का यूनान से संबंधित है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, सभी कथन दोस्तों सही सुमेलित हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 60। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा है 67। इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए। कथन है केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कारण है मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। तो सही कूट का दोस्तों चयन करना है। तो इसका जो सही कूट है वो है ए, क्योंकि दोस्तों अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण आर का अभिकथन ए की सही व्याख्या है। केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है लीना, दूसरा है ओवे, तीसरा है कोलिमा, चौथा है येनेसी। उपरोक्त आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनका जो सही क्रम है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, वो उसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम ओवे, एनएसी, लीना, कोलिमा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर बागमती एवं विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित है। ए है काठमांडू, बी है थिम्पू, सी है ढाका, डी है काबुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि काठमांडू बागमती एवं विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 70। निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट है बहरीन, सेकंड है ओमान, थर्ड है कुवैत, फोर्थ है कतर। उपरोक्त देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सी, क्योंकि इनका जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है वो है कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71। घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। पहला है इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। दूसरा है मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सभी कथन दोस्तों सत्य हैं। फिर दोस्तों अगला है 72। भेदिया कारोबार क्या है।
ए ऑप्शन में दिया गया है निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन, बी है शेयर घोटाले की पूर्ति के लिए बॉन्ड जारी करना, सी है प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि वित्तीय कारोबार हैं वो प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों इसका सी। अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन से एक सूफी सिलसिले के संत बहुत आराम मतलब जिंदगी व्यतीत करते थे? ए है कादरी संप्रदाय, बी है सतारी सिलसिला, सी है चिश्ती संप्रदाय, डी है सूरावर्दी संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि सूरावर्दी संप्रदाय के संत बहुत आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। वे राजनीतिक संपर्क द्वारा अपने कार्यों को उचित ढंग से करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 74, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए है वर्ष 2000 में, बी है वर्ष 1995 में, सी है वर्ष 1997 में, डी है वर्ष 1998 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 75, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? ए है हेनरी फेवल, बी है डार्विन, सी है बर्नार्ड और डी है एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन 76, अजमेर के शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है इसने 1722 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की, बी है इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएँ बनवाईं, सी है इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार करवाया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले, डी है इन्हें सवाई की पदवी मुगल बादशाह जहांगीर शाह ने दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है वो है दोस्तों डी, क्योंकि अजमेर का शासक सवाई राजा जयसिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक तथा विज्ञान प्रेमी थे। उसे सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखसियर ने दी थी। उसने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना करवाई तथा दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक पद्धति पर आधारित वेधशालाएँ स्थापित करवाई। उसने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दूसरा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह श्रेणियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की यह श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं, जबकि दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत हैं। इस प्रकार कथन एक गलत है जबकि दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 78, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मैचिंग कराना है। सूची फर्स्ट में सूखा का प्रकार है, उनकी विशेषता सूची 2 में है। तो ए है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, बी है कृषि सूखा, सी है जल विज्ञान संबंधी सूखा, डी है पारिस्थितिक सूखा। अब इनकी विशेषताएं वो हैं, जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृद्धि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। दूसरा है दोस्तों, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में भी कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है। 3, ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है। नंबर 4, वह स्थिति जिसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ए, क्योंकि सूखा का प्रकार और इससे संबंधित विशेषताएं दोस्तों। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी संतुलित होता है। दूसरा है कृषि सूखा, वह स्थिति जिसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। तीसरा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए।
फिर दोस्तों पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है वो ए है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 79, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ए है देवांग, बी है ग्रेट निकोबार, सी है नोकरेक, डी है डिब्रू साइकोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि उपरोक्त जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे छोटा असम में स्थित डिब्रू साइकोवा 765 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि नोकरेक 820 वर्ग किलोमीटर में, ग्रेट निकोबार 885 वर्ग किलोमीटर में तथा देवांग 511.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं। दूसरा है इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कथन 80 का वो है सी, क्योंकि दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस तरह दोनों कथन दोस्तों करेक्ट हैं। अगला है 81, उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण कौन से हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण संहित लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 3, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तीनों कथन दोस्तों करेक्ट हैं। इन तीनों कारणों से ही शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 82, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री तापमान पर अधिकतम होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है। उपरोक्त में कौन से कथन दोस्तों करेक्ट हैं? तो 82 का आंसर इज ए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है 83, कोलोराडो पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दूसरा, यह रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य अवस्थित है। यह एक उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है 84, निम्न में से किस शहर को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है? ए है ओस्लो, बी है स्टॉकहोम, सी है मलामा, डी है कोपेनहेगन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 85, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओकोआ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का पात्रे संश्लेषण इन विट्रो सिंथेसिस तथा कर्नबर्ग ने आरएनए का पात्रे संश्लेषण किया था। दूसरा है भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि आरएनए का पात्रे संश्लेषण ओकोआ ने, जबकि डीएनए का पात्रे संश्लेषण कार्नबर्ग ने किया था और इस कार्य के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को 1959 ईस्वी में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने न्यूक्लिक अम्ल के पात्रे संश्लेषण तथा आनुवांशिक कोड के क्षेत्र में काम किया, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार दोस्तों यह दोनों कथन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 86, निम्न में से कौन से रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला है मलेरिया, दूसरा है कालाजार, तीसरा है सोने की बीमारी,
चौथा है एथलीट कोड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि मलेरिया, कालाजार, पायरिया तथा सोने की बीमारी सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, कालाजार लीशमैनिया तथा सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि एथलीट फुट एक कवक जनित बीमारी है जो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 87, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है दोस्तों, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कारण है आर, यह वसा का पाइसीकरण करता है ताकि स्टीएप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि पित्तरस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगोप कहते हैं। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। यह आंत के किरमाकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके। यह वसा का पाइसीकरण करता है ताकि स्टीएप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। इस प्रकार अभिकथन है दोस्तों ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है 88। इसमें दोस्तों एक तरफ शाखा दी गई है, एक तरफ अध्ययन दिया गया है, उनको सही सुमेलित देखना है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है। बायोनोमिक्स क्या जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। बी है इथोलॉजी, यह मानव सहित सभी जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। कॉन्डोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा मिसमैच है, इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि कॉन्डोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है 89, कोडाइकनाल सौर वेधशाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इस सौर वेधशाला का स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। बी, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। सी, यह पतली पहाड़ी के दक्षिणी सिरे पर स्थापित है। डी, इसकी स्थापना सौर गतिविधियों और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कोडाइकनाल सौर वेधशाला अपने स्थापना के 125वें वर्ष पूरे होने के कारण चर्चा में है, यानी कि इसके 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना सौर गतिविधियों और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह पलनी पहाड़ी के दक्षिणी सिरे पर स्थापित है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90। इसके अंतर्गत कहा गया है, पहला कथन है छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। कारण है सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। तो उसका सही कूट का चयन करना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि अभिकथन ए कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि सेब का छिलका सेब का सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। यही कारण है कि छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। दूसरा है भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ से उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि निम्न ऊंचाई पर स्थित एवं घने बादल सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं एवं पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊंचाई पर स्थित एवं पतले बादल मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत। अगला है क्वेश्चन 92। इसमें दोस्तों कथन पहला है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण है पारा का हिमांक अल्कोहल से निम्नतर होता है। इसका सही कथन है दोस्तों चयन करना है वो है सी, आंसर इज सी, क्योंकि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से भी काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी
यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। अल्कोहल का हिमांक पारा की तुलना में कम होता है। अतः अभिकथन ए सही है, जबकि कारण आर गलत है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 93। इसमें जोड़ियों को मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में उपकरण दिए गए हैं, सूची सेकंड में मापन की राशि। तो उपकरण के अंतर्गत देखें तो ए अमीटर है, बी हाइग्रोमीटर है, सी स्प्रिंग तुला है, डी बैरोमीटर है। इनके मापन की राशि है वो भार है, दूसरा दाब है, तीसरा सापेक्षिक आर्द्रता है, चौथा धारा है। तो इसका सही मैचिंग है वो करेक्ट आंसर किस में है दोस्तों? सी में। अमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार तथा बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 94। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दोस्तों उपरोक्त में से जो सही कथन है वो कौन सा है? आंसर इज बी। क्योंकि कथन एक गलत है जबकि कथन दो सही है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, जोड़ने पर नहीं। तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 95। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोस्की यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना है। दूसरा है UNWTO द्वारा पोस्की पर्यटन के लिए 15 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि पोस्की पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना है। इसको बढ़ावा देने के लिए UNWTO द्वारा 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है, जिसमें आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, आगंतुक पूर्ति, पर्यावरणीय शुद्धता जैसे तत्व शामिल है। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96। इसमें दोस्तों संस्था है और दूसरे उनकी स्थापना वर्ष दी गई है। देखना है दोस्तों इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD की जो स्थापना हुई थी वो क्या 1944 ईस्वी में हुई थी। बी अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि IDA की स्थापना क्या 1960 ईस्वी में हुई। सी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। डी है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था यानी कि MIGA की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। तो इसमें से देखना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये डी सही सुमेलित नहीं है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था जो कि गैर व्यापारिक जोखिम के लिए निवेश गारंटी का कार्य करती है, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। बाकी दोस्तों सही ऑप्शन करेक्ट है। फिर दोस्तों अगला आता है 97। पहला है विचार कीजिए निम्न कथनों पर। पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार रुपये 5 लाख का कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 98। निम्न में से किस दक्षिण एशिया देश का जन घनत्व सबसे अधिक है? ए है मालदीव, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि 2022 के आंकड़ों के अनुसार मालदीव का जन घनत्व 1746, बांग्लादेश का 1315, श्रीलंका का 348 और पाकिस्तान का 306 है। इस प्रकार मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। अगला क्वेश्चन 99। निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लो वयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है? ए है चीन, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है ब्राजील, डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लो वयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद क्रम से चीन है, फिर ब्राजील है, भारत का स्थान है। तो यानी कि थर्ड नंबर पे कौन सा है दोस्तों? पहले पे तो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे भारत। अगला क्वेश्चन है 100। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 25.6% हो गई है। दूसरा है कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्रों में 12.22
60% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों सी, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। समीक्षा 2023 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है और कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी जो 2014 से 2015 में 13.7% थी, वह 2022 से 2023 में बढ़कर 25.6% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर दिए गए दोस्तों दोनों कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है 101। निम्नलिखित में से किस एक को अंधेरे का हार्मोन कहते हैं? ए है वैसोप्रेसिन, बी है थायरोक्सिन, सी है मेलाटोनिन, डी है एड्रेनलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है। इसका स्राव प्रकाश में नहीं होता, किंतु जैसे जैसे शाम होती है इसका स्राव आरंभ हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। यह निद्रा तथा जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में ए है 3.84% की वृद्धि दर्ज की गई है, बी है 3.84% की कमी दर्ज की गई है, सी है 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई है, डी है 3.29% की कमी दर्ज की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है दोस्तों 130। इसमें सूची फर्स्ट के अंदर रोग दिए गए हैं, उनको सूची सेकंड में कारण दिए गए हैं, यानी कि रोग है वो किसके कारण होता है। ए है आर्थराइटिस, क्या ये विषाणु के कारण होता है, बी है हाइड्रोफोबिया, यह क्या एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है, सी है पीला बुखार, यह का आनुवांशिक रोग है, डी है हीमोफीलिया, इसका कारण क्या यूरिक अम्ल के जमाव से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि आर्थराइटिस है वो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, हाइड्रोफोबिया है वो विषाणु से होता है, पीला बुखार है वो एडिस एजिप्टी मच्छर से हो जाता है, हीमोफीलिया है वो आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है 104। इसमें दोस्तों देखना है कौन सा मिसमैच है। ए बहु बेगम मकबरा क्या फैजाबाद में स्थित है, बी है सबरी प्रपात क्या चित्रकूट में है, सी है लखनौती किला क्या मुजफ्फरनगर में है, और डी है उर्मिल डैम क्या महुआ में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि लखनौती किला सहारनपुर में स्थित है। बाकी दोस्तों सभी कथन सत्य है, यही एक असत्य है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है 105। निम्नलिखित पाचक रसों में से कौन सा एक अम्लीय होता है? ए है आत्रिक रस, बी है पित्त रस, सी है जठर रस, और डी है अग्नाशय रस। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि जठर रस आमाशय में बनता है, यह अम्लीय होता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 106। निम्न पर विचार करें। खनिज संसाधन क्षेत्र दिए गए एक तरफ उनके जिला दिए गए। तो पहला है कजराइट क्या सोनभद्र में पाया जाता है, दूसरा है शंकरगढ़ क्या प्रयागराज में है, तीसरा है सोनराई क्या ललितपुर में है। उपरोक्त में से सही सुमेलित का चयन करना है। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सभी कथन दोस्तों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आता है 107। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है? ए है BMD, बी है विडाल, सी है एलिसा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। BMD का पूरा नाम बोन मिनरल डेंसिटी है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 108। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। ए अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 165 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 164 में। यह वर्णित है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 109। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए एस्ट्रोफिजिक्स, बी एस्ट्रोनॉमी, सी एस्ट्रोनॉटिक्स, डी एस्ट्रोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
ए आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा से एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? एक है इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, दूसरा है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि अनुच्छेद 323 का द्वारा प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है 111 आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी आजाद हिंद फौज से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसका गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो 112 निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए है कर से संबंधित उपबंध, बी है ऋण से संबंधित उपबंध, सी है जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध, डी है संचित निधि से संबंधित उपबंध। तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा में कर, उधार और संचित निधि से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 113 निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? ए गॉर्डन जॉनसन, बी डेविड अर्नोल्ड, सी है एफ.जी. हचिंस, डी है पीटर रॉ। तो 113 का जो आंसर है वो है दोस्तों करेक्ट सी, क्योंकि एफ.जी. हचिंस ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है, जिसमें नेतृत्व स्वयं भारत की जनता कर रही थी। अगला क्वेश्चन है 114 विश्व से कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन अवस्थित है? ए है यूक्रेन में, बी है वेनेजुएला में, सी है कजाकिस्तान में, डी इजराइल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन अवस्थित कजाकिस्तान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 115 इसमें दो कथन है कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कारण है कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 116 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई। वहीं दोस्तों दूसरा है उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है। तो सत्य कथन का चुनना है दोस्तों। तो सत्य कथन है वो है ए, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902 है, इसलिए दोस्तों पहला सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है 117 भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है? ए है दुर्गापुर जमशेदपुर राउरकेला भिलाई, बी है भिलाई राउरकेला जमशेदपुर दुर्गापुर, सी है दुर्गापुर राउरकेला भिलाई जमशेदपुर, डी है भिलाई जमशेदपुर राउरकेला दुर्गापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ इस्पात संयंत्रों का सही क्रम भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में। तो 118 क्वेश्चन नंबर 118 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। पुस्तक दी गई हैं या पत्रिका, उनके जो लेखक हैं या प्रकाशक कौन है। तो पहला है ए दी इंडियन सोशलिस्ट है, बी है अनाइलेशन ऑफ कास्ट है, सी है इंडिया डिवाइडेड है, डी है इंडियन स्ट्रगल है। इनके लेखक या प्रकाशक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा है क्या, डॉक्टर अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। इनकी सही जो मैचिंग है वो है आंसर इज ए, यानी कि द इंडियन सोशलिस्ट के जो लेखक हैं वो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, अनहिलेशन ऑफ कास्ट के डॉक्टर अम्बेडकर हैं, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद हैं, इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 119 अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? ए है राष्ट्रीय महिला कोष, बी है इंदिरा महिला योजना, सी है महिला समाख्या कार्यक्रम, डी है महिला समृद्धि योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि महिला समाख्या प्रोग्राम MSP महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करते हुए वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 120। निम्न कथनों पर विचार करें। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है। दूसरा है पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है। तीसरा है निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है दोस्तों करेक्ट सी, सभी जो कथन है वो करेक्ट है। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है वो है 121। हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है। ए है फेरा, बी है फेमा, सी है FRBMA, डी है AFSPA। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि हवाला लेन देन को भारत के फेमा अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122 यानी 122। इसमें कहा गया है पोलर किलिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। ए है ज्वारी बल, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो बलों के कारण होता है। पहला पोलर या ध्रुवीय किलिंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। पोलर या ध्रुवीय फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है, जबकि ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है 123। सामाजिक मानकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया है। ए है 1975, बी है 1971, सी है 1976, डी है 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सामाजिक मानकी कार्यक्रम 1976 में आरंभ हुआ था। अगला 124। नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। ए विषुवतीय क्षेत्र, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सी मरुस्थल क्षेत्र, डी है अल्पपात्र क्षेत्र। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 125। संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें क्रम से बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में अगले 3 क्रम से चरण की पहचान करें। ए है वित्त विधेयक पारित करना, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, बी है विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना, अनुदान की मांगों पर मतदान, सी है अनुदान की मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना, डी है वित्त विधेयक पारित करना, विनियोग विधेयक पारित करना, अनुदान की मांगों पर मतदान। तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, संसद में बजट की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दोस्तों बजट की प्रस्तुति होती है, उसके बाद आम चर्चा होती है, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, फिर उसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर उसके बाद दोस्तों विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर दोस्तों उसके बाद वित्त विधेयक पारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 126, यानी कि अगस्त 2023 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। दूसरा है इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अगस्त 2023 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। ए है 11 अगस्त 2023 को, बी है 12 अगस्त 2023 को, सी है 14 अगस्त 2023 को, डी है 16 अगस्त 2023 को। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 128। अगस्त 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि अगस्त 2023 में मिजोरम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजॉल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 129। तो दोस्तों 129 अगला क्वेश्चन कौन सा 129। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ए भारत, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी चीन। तो इस 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी,
क्योंकि अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 130। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत यानी कि 5137 मीटर को फतह करने वाले बफुली पहली भारतीय महिला बनी? ए सुमन नेगी, बी लक्ष्मी झा, सी आराध्या बेटी, डी प्रियंका शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि अगस्त 2023 में लक्ष्मी झा तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत 5137 मीटर को फतह करने वाली बफुली पहली भारतीय महिला बनी। अगला क्वेश्चन है 131। अगस्त 2023 में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए है गांधी नगर गुजरात, बी है बेंगलुरु कर्नाटक, सी है पुणे महाराष्ट्र, डी है जयपुर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि अगस्त 2023 में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है 132। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई? ए है गृह मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी है विदेश मंत्रालय। तो 132 का जो आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। अगला क्वेश्चन है 133। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली यानी कि अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए है गुजरात, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि अगस्त 2023 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली यानी अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 134। अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नमो 108 नामक पुष्प की किस नई प्रजाति का अनावरण किया गया? ए है कमल, बी है गुलाब, सी है चमेली, डी है गेंदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कमल पुष्प की नई प्रजाति नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की इस नई प्रजाति में 108 पंखुड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन 135। निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है दोस्तों व्यक्ति, फिर उसकी किसने नियुक्ति की? नियुक्ति। तो दोस्तों पहला है व्यक्ति जो के राजा रमन है, फिर दूसरा वैभव तनेजा है, तीसरा प्रकाश श्रीवास्तव, चौथा है बताया गया है उपरोक्त सही सुमेलित हैं क्या? तो यहाँ नियुक्ति है वो दोस्तों पहले में अध्यक्ष IFSCA, दूसरे में CFO टेस्ला मोटर्स, तीसरे में अध्यक्ष NGT। तो दोस्तों जो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि जो उपयुक्त युग्म है वो सही सुमेलित हैं सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 136 नंबर का। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? ए आगरा, बी है मेरठ, सी है सहारनपुर, डी है कानपुर। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए आगरा, यानी कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 137। अगस्त 2023 में निम्न में से किस यूरोपीय देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी पोलैंड। तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो बी, क्योंकि अगस्त 2023 में यूरोपीय देश फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 138। अगस्त 2023 में जारी एक आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है? ए क्यूबा, बी जमाइका, सी ब्राज़ील, डी कीनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अगस्त 2023 में जारी एक आंकड़ों के अनुसार भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 139। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, बी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करना, डी बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन 140। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? ए सुलभ इंटरनेशनल, बी सुजल ग्रीन, सी नर्मदा बचाओ, डी
55। तो इसका जो 40 का सही आंसर है वो है ए, क्योंकि अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1970 में की थी। इन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर दोस्तों वहीं अगला क्वेश्चन आता है 141। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? ए है हैदराबाद, बी है इंदौर, सी है श्रीनगर, डी है जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश था। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य विषय विकसित भारत सशक्त नागरिक था। फिर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 142। अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बंगलुरु, बी लखनऊ, सी पुणे, डी गांधीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया। अगला है 143। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020 से 21 प्रदान किया गया? ए है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, बी है नरेंद्र मोदी, सी है प्रियम सेन, डी है सुरेंद्र सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि अगस्त 2023 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020 से 21 प्रदान किया गया। 144। अगस्त 2023 में किस देश के नाओमी पारक को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जापान, डी रूस। तो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 145। अगस्त 2023 में आई ओस इंडेक्स 2023 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी मंगोलिया, डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि अगस्त 2023 में ओस इंडेक्स 2023 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला क्वेश्चन 146। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, सी बैंक ऑफ इजराइल, डी बैंक ऑफ जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी। अगस्त 2023 में बैंक ऑफ इजराइल को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई। ICCR की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 147। तो अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, बी न्यायमूर्ति BU ललित, सी न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा, डी न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ए। अगला है 148। अगस्त 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए है भोपाल मध्य प्रदेश, बी है मुंबई महाराष्ट्र, सी है जोधपुर राजस्थान, डी है जामनगर गुजरात। जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए। अगस्त 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है 149। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। दूसरा है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की मुख्य विषय वस्तु युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर थी। तो इसको सत्य कथन है वो है सी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के संदर्भ में सभी प्रश्न दोस्तों जो कथन है वो सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है 150 लास्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए पैनल गठित किया गया? ए के राधाकृष्णन, बी S राजलिंगम, सी महेश चंद्र पंत, डी दिनेश भार्गव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि अगस्त 2023 में महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए पैनल गठित किया गया। तो दोस्तों चलिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे वो कोर एरिया से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप UPPCS देने जाओगे तो वहाँ इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको वहाँ वेटेज नज़र आएगा, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जो गलतियों के चांस होंगे वो भी आपको ना के बराबर रहेंगे। इसलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।